in this department. Now I am a retired person. I am working, but I am a retired person. So today we are going to discuss the various aspects of the diabetes mellitus. I think all of you are aware of the diabetes mellitus because we people do encounter very frequently diabetic cases in our practice. I think it's the most frequently encountered disease in anesthetic practice. उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसका इंसिडेंस इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर आप 20-30 साल पीछे चले जाएं तो नंबर ऑफ डायबिटिक पर्सन्स, नंबर ऑफ डायबिटिक cases was not so high as it's nowadays. क्या है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं. बेसिकली वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन डायबिटीज, थोड़ा सा कंसेप्ट रिगार्डिंग डायबिटीज. प्रॉब्लम का बेस क्या है? एक कोई आप बताएं. ओके, लीडिंग टू हाइपरग्लाइसेमिया. इससे और थोड़ा और बेसिस की तरफ चले जाएं. इट्स बेसिकली a metabolic disorder. The problem lies that in diabetic patient the metabolism is defective. Metabolism of what? Carbohydrates and secondly protein and fats. So basic problem lies that in diabetic patient the metabolism. What is metabolism? हम जब बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो बिफोर गोइंग टू डिसऑर्डर वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट मेटाबॉलिज्म इज. अच्छा, ये मेरे साथ ही है. मेटाबॉलिज्म है क्या? What is the role of metabolism in our life? Breakdown of substances in order to produce energy. Can life be sustained without having a proper metabolism? No. Because it's a metabolism, and especially the aerobic metabolism by which we do produce the energy stores in shape of ATPs. अगर मेटाबॉलिज्म ही आपकी डिफेक्टिव होगी, विल यू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द ATPs? वुड यू सस्टेन द लाइफ? अल्टीमेटली नो. तो इट्स अ बेसिकली, अच्छा, तो मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली ए केमिकल प्रोसेस बाय विच द सेल्स डू मेंटेन द फंक्शन. अगर मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होगी, सेल फंक्शन डिफेक्टिव होगा, मॉर्बिडिटी होगी, एंड अल्टीमेटली द पेशेंट द लाइफ विल कुड नॉट बी सस्टेन्ड. मेटाबॉलिज्म के दो एस्पेक्ट्स हैं. कौन कौन से? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म से व्हाट डू यू मीन बाय एनाबॉलिज्म? बिल्डिंग ऑफ एनर्जी स्टोर्स. एंड कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ब्रेकिंग डाउन आर द एनर्जी प्रोड्यूस बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मेटाबॉलिज्म. अब ये थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया कि डायबिटीज में मेटाबॉलिज्म इज अ प्रॉब्लमेटिक, द एनाबॉलिज्म डिक्रीजेस एंड कैटाबॉलिज्म increases, leading to lot of complications from brain to every organ. It's a multi-system disease. सही है. अब ये कि थोड़े से और एस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं हम. ये यहीं से है ना? अच्छा, कल्प्रिट क्या है इस डिस्टरबेंस का?
Who is the culprit? Insulin deficiency. Insulin. Because insulin is basically anabolic hormone. अगर उसकी lacking होगी, either partial or absolute, या उसकी resistance होगी in the cells, so what will happen? Anabolism will impaired and catabolism will increase. तो ये है little bit philosophy behind the diabetes. अब केस सिनारियो आप रोज़ाना, मैं एक रात कल उसमें गया तो my relative died of the chronic renal failure. He produced because of diabetes leading to hypertension and other complications. His age was 35 years old. अब आप इमेजिन करें एक फैमिली में अगर इस यंग एज का आदमी फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाती है, हाउ डू द फैमिली सफ़र्स. तो डायबिटीज़ के न सिर्फ मेडिकल इम्पैक्ट्स हैं पर उसके सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं, उसके इकोनॉमिक. एक ब्रेड अर्नर इफ़ ही इज़ एम्पुटेशन ऑफ लेग बिकॉज ऑफ gangrenous limb, so do you feel how do the family would suffer? एक आदमी है जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाए बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड अदर रिस्क फैक्टर्स, डू यू फील कि हाउ चिल्ड्रन एंड फैमिली वुड सफ़र. तो सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑन फैमिली, ऑन सोसाइटी. सोसाइटी से एक अच्छा भला आदमी बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ माजूर हो जाए, बेगरी पे आ जाए. डू यू फील के हाउ सोसाइटी वुड सफ़र. इकोनॉमिक सफरेंस ऑफ फैमिली, ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री एज अ होल. तो ये सारे 50 years old rush to emergency operation room after sustaining traumatic brain injury for emergency craniotomy for evacuation of subdural hematoma. He has no history of any comorbids. पहले उसको पता ही नहीं था कि he is something wrong. But when he was investigated in the emergency room, he presented with the altered sensorium with GCS 6/15, high blood pressure 200/120 and raised blood sugar. But at that time he was undiagnosed. So these sort of cases we do deal in our practice. अब जैसे अभी हमने बात की प्रेवलेंस, केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे and it's one of the most frequently encountered disease in NSC. आप सब देखते होंगे, हर दूसरा तीसरा पेशेंट इज द डायबिटिक एंड आर कॉम्प्लिकेशंस विद द डायबिटीज. इमरजेंसी में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे इस सिनारियो में हमने देखा. एज इलेक्टिव केस फॉर एग्जांपल cholecystectomy, but he is a diabetic, he might have other comorbids related to the risk factors, other risk factors, and because of diabetes, or surgery related to the disease like कार्बन किल्स के साथ आते हैं बहुत सारे इमरजेंसी में पेशेंट्स. एम्पुटेशन ऑफ लिम्ब के लिए आते हैं, आपके जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपासेस होती हैं बिकॉज ऑफ डायबिटीज़. सो दीज सॉर्ट ऑफ सर्जरीज वी डू इनकाउंटर वेरी फ्रीक्वेंटली. 10% ऑफ पेशेंट जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो कहते हैं डायबिटिक होते हैं. आईसीयू में अब आपके पास आते हैं, अनदर इनकाउंटर विद यू पीपल बिकॉज ऑफ acute complications, diabetic ketosis, acidosis हो गया, right? सर्जरी हुई because of the comorbids and diabetes, hypoglycemia, hyperglycemia, fluid imbalances, they might land in ICUs and you have to deal with these sort of patients. So ये हमारी होती है एनेस्थीसिया प्रैक्टिस में इनके साथ इनकाउंटरेंस. पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है रिगार्डिंग डायबिटीज़? इट्स अ वेरी alarming situation, very grave situation we are facing, Pakistan is facing, leading to the lot of social, economic and
other burdens, financial burdens, facing growing diabetes crisis. जैसे हम दूसरे क्राइसिस देख रहे हैं ना, पॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, डायबिटीज इज वन ऑफ दीज क्राइसिस. थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी पॉपुलेशन कितनी है? मतलब 22 तो नहीं, 25-26 करोड़ होगी. चाइना की कितनी है? इंडिया की कितनी है? इतनी बड़ी उनकी हाई पॉपुलेशन है, बट इवन देन it's the third country in the world with highest diabetic adult population after China and India. So such an alarming situation. 33 million people are diabetics, and same number, that means 33 million is pre-diabetic. Pre-diabetic मतलब who have impaired glucose tolerance test. वो पता है आपको कैसे होती है. और 11 मिलियंस को फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है. कैसे करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? कैसे करते हैं? एक तो हम ब्लड शुगर करता है, फास्टिंग ब्लड शुगर करते हैं. DTT कैसे करते हैं? 75 ग्राम. फिर हम उसको 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर. 1 आवर तक कितनी होनी चाहिए? 150 होनी चाहिए, 140 होनी चाहिए. और 2 आवर्स तो कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए. 3 आवर्स के बाद कितनी होनी चाहिए? 300 होनी चाहिए और 200 होनी चाहिए. अगर उनसे बियॉन्ड है, दैट मीन्स योर पेशेंट इज हैविंग इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. Again, it's the highest comparative diabetic prevalence with rate of 30.8%, highest proportion of deaths. जैसे अभी मैंने बताया कि रात में patient young he died. We have a highest proportion of death under the age of 60 due to diabetes. And estimate किया गया कि 4 lakhs death in country occurred in 2021. So you can judge how the alarming situation regarding diabetes is in our country, leading to a lot of social, economic and financial problems in family, in society and in. तो थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट का भी पता होना चाहिए. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे अभी हमने सिनारियो में देखा कि मोर देन क्वार्टर ऑफ द अडल्ट लिविंग विथ डायबिटीज आर अनडायग्नोज्ड. वो तब लैंड करते हैं आपके पास व्हेन दे डू हैव अ कॉम्प्लिकेशंस. गैंग्रीनस लिम्ब के साथ आ जाएंगे, कार्बन किल के साथ. जब आप उनके ब्लड शुगर कराएंगे तो दे विल हैव अ हाई ब्लड शुगर लेवल्स. And then they are diagnosed that they are suffering from diabetes mellitus. Otherwise not. They have a normal routine life, having intake of everything and no any precautions. Smoking भी कर रहे होते हैं, everything they do have. ये आपका फिनेंशियल बर्डन है. ये कुछ अर्से पहले तक के फिगर है. एक डायबिटिक आदमी अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे है या इंसुलिन पे है, उसका खर्चा द मिनिमम एक्सपेंस वुड बी फ्रॉम 2000 to 7000. अगर एक आदमी 25,000 उसकी सैलरी है, 7000 उसकी मेडिसिन पे लग जाते हैं. डू यू फील कि कितना इकोनॉमिक बर्डन होगा फैमिली पे? ये तो पहले के फिगर हैं, अब मेरे ख्याल में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. कल्प्रिट क्या था? इंसुलिन. इंसुलिन कहाँ से आता है? इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनाबॉलिक हार्मोन. इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, इंसुलिन एब्सेंट होगा, मेटाबॉलिज्म वुड बी डिस्टर्ब, एनाबॉलिज्म वुड बी decreased, catabolism would be low. Keep in mind, this is the philosophy, the
around the diabetes. यहीं पे सारी story would revolve, and it is because of insulin. Insulin is secreted from beta cells of islets of Langerhans in pancreas. Normal secretion approximately 50 units per day. जितना आप प्लाज्मा ग्लूकोज होगा इतना स्टिमुलस जाएगा टुवर्ड्स दी पेनक्रियास टू सीक्रेट इंसुलिन, राइट. एंड मेनली जो प्रॉब्लम होता है ना ये यहाँ पे आता है, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द ग्लूकोज एंड पोटेशियम इनटू द एडिपोज एंड मसल सेल्स. अब बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंसुलिन the entry of the glucose into the cells would decrease. cells को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. एरोबिक मेटाबॉलिज्म के 2 बेसिक सबस्ट्रेट हैं, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. अगर एंट्री न हो ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स, would the metabolism takes place properly? No, this is where the problem lies. कि एंट्री नहीं होती, सेल्स में एंट्री नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन? आपकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस प्लाज्मा भी आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाएगी. दैट मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया होगी तो यूरिन में क्या होगा? ग्लूकोज हो गया. उसके फिर वो सारे विशियस सर्किल्स, ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से, दी कोपियस यूरिन, दी डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया एंड दी परफ्यूजन ऑफ दी सेल्स अराउंड द बॉडी वुड बी इम्पेयर्ड. ये सारी विशियस सर्किल्स शुरू हो जाएंगे. ये आपका रोल है ऑफ इंसुलिन. ग्लूकोज कैसे करती है ये इम्पेयर ग्लूकोज ट्रांसफर? The end product of जो हम कार्बोहाइड्रेट in any form we do consume, उसका end product क्या है? ग्लूकोज. जो सेल मेम्ब्रेन होता है this is impermeable to the glucose normally. उसको ग्लूकोज एंटर नहीं हो सकता. उसके लिए उसको क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन्स चाहिए. ठीक है. तो सेल्यूलर जो ग्लूकोज आपने कार्बोहाइड्रेट तो वी डू कंज्यूम इन एवरीथिंग. तो सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द ग्लूकोज. इट इज ट्रांसपोर्टेड. अब उसको कैसे फैसिलिटेट करते हैं? इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन GLU4. क्या प्रोसेस होता है ये? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिवेशन ऑफ. अब इंसुलिन होगी तो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होंगे. दे स्पीड अप ये जो आपके कैरियर प्रोटीन्स हैं ना उसकी ट्रांसलोकेट करते हैं इन एंडोसोम्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंड इन दिस वे दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट. अब जहाँ पे इंसुलिन लैक हो जाए तो ग्लूकोज एंट्री या ट्रांसपोर्ट इम्पेयर हो जाएगी. अब ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन जो हमने बात की ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10-fold in presence of insulin, and with lack of insulin it will decrease by 10-folds. So this is how the insulin works. और जहाँ पे भी ये वर्किंग इम्पेयर होगी तो पेशेंट वुड हैव अ डायबिटीज एंड पेशेंट वुड हैव अ impaired metabolism. The more catabolism, the less anabolism. क्या होगा lack of insulin से? Catabolism will increase and negative nitrogen balance. Nitrogen balance क्या है? The balance between the protein intake and protein excreted in shape of urine, creatinine, uric acid, right? तो जहाँ पे भी इंसुलिन लैक होगी कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी और
the breakdown of proteins would take place, leading to the increased breakdown of the proteins, और इनटेक जितना भी होगा और इंक्रीज ब्रेकडाउन होगी तो इट विल लीड टू द नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये यहाँ से आपकी पेनक्रियास है, ये आपके बीटा सेल्स है जहाँ से आपकी इंसुलिन सीक्रेट होती है, बाकी ये आपके ये वही दिखाया गया। टारगेट ऑर्गन्स कौन से होते हैं इंसुलिन के, जहाँ पे वो इम्पेयर करती है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म को। लिवर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, मसल एंड फैट सेल्स। अब लिवर में क्या करती है, ग्लाइकोजीनेसिस, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, उसको प्रोमोट करेगी, एनाबोलिज्म बढ़ाएगी। दीज आर द एनाबोलिक effects of the insulin on liver. It promotes glycogenesis and glycolysis क्या है, the metabolism of the, उसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाएगी। It is one of the process in metabolism of the carbohydrate. Increases synthesis of the triglycerides, cholesterol and low density lipoproteins and proteins. ये इसके एनाबोलिक है। एंटी केटाबोलिक में क्या करती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, उस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को इनहिबिट करेगी, कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करेगी एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट, अदर सोर्सेस अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लाइक फैट्स लाइक प्रोटीन्स। तो ये इसके एंटी केटाबोलिक हो जाएंगे, ग्लाइकोजेनेसिस एंड लाइक दैट। मसल में अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाएगी, एनाबोलिक, राइट। एंटी केटाबोलिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट बढ़ाएगी इन मसल सेल्स, ग्लाइकोजेनेसिस अगेन हेयर एंड इनहिबिट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फैट्स पे प्रोमोट्स ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, इनहेंसेस फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन इनटू द फैट सेल्स, increases the glucose transport into the fat cells, inhibits the intracellular lipolysis. So in this way it promotes the anabolism and inhibits the catabolism. This is a story of. So basically evident that insulin helps in transport of the glucose from extracellular to the cells of the adipose tissue and the muscles. What about other cells? Muscle तो they are everywhere in the body, fat cells are everywhere in the body and liver as well. बाकी क्या रह गया आपका, ब्रेन सेल्स में तो देखें आपकी एंट्री उसमें भी वो करेगी, प्रोमोट करेगी, इंसुलिन ही करवाती है या। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब डायबिटीज़ कहाँ से आया वर्ड, ग्रीक वर्ड है डायबेनिन, मीनिंग दी टू पास थ्रू, that means copious urination. You see one of the classical symptoms of diabetes is polyuria, the copious urine, the frequent urination. So this is derived from the Greek word diabenin and mellitus from Latin, meaning sweetened with honey. This refers to sugar in urine. This is how the word diabetes was come in vogue. Commonly called as the sweet urine, group of metabolic disorders. यहाँ से स्टोरी शुरू, impairment of the carbohydrate, protein and fat metabolism जो अभी हम डिस्कस करके आए, and it is because of absolute or relative deficiency of insulin or the impaired insulin responsiveness or resistance, leading to
इंट्रासेल्युलर नहीं जाएगा तो एक्स्ट्रा सेल्युलर इन प्लाज्मा बढ़ जाएगा, लीडिंग टू द हाइपरग्लाइसीमिया, एंड जब यूरिन में आना शुरू होगा तो ग्लूकोस्यूरिया। डायग्नोसिस, व्हाट आर दी टूल्स ऑफ द डायग्नोसिस, कैसे करते हैं? बेसिकली तो डायग्नोस होके आता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए तो व्हेन वी कैन लेबल, ये आपके थ्योरी में आपके अगर लॉन्ग केस डायबिटीज़ कोई भी आ गया तो दे विल आस्क फ्रॉम ऑल के हाउ विल डायबिटीज़ इज अ डायग्नोसिस। क्या टूल्स होते हैं बेसिकली? सिम्टम्स लाइक पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और इस तरीके का। डायबिटीज़ प्लस रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये तो बंद किया तो शोर बंद करना, बस हो गया। या एलिवेटेड फास्टिंग प्लाज्मा ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c, ये क्या होती है? क्या होती है? ग्लाइकोसाइलेशन होती है हेमोग्लोबिन सेल्स की। सो दिस इज a glycated hemoglobin. If it is more than 6.5% और ग्रेटर तो उसके जो कम होती है तो प्री डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स। ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट जैसे अभी हमने डिस्कस की, मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आफ्टर 3 hours. So this is guideline of the American Diabetic Association and WHO. This is how you will diagnose the diabetes. क्लासीफाई कैसे करते हैं? कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन क्या है? टाइप 1 आर इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 आर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, और गेस्टेशन में अगर हो जाए तो गेस्टेशनल। लेकिन इसकी अभी जो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, टाइप 1 पेनक्रियाटिक बीटा सेल डिस्ट्रक्शन डायबिटीज़, जिसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 को बोलते हैं डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशन, उसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगी डायबिटीज़ की। टाइप 2 में डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़। दिस इज हाउ नाउअडेज द डायबिटीज़ इज बीइंग क्लासिफाइड। थोड़ा सा उसमें वो कंसेप्ट वही है, लेकिन ये कि थोड़ा सा उसको और फोकस किया गया है कि प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो दिस इज टाइप 1, टाइप 2 एंड गेस्टेशनल अगेन। मतलब उसमें हम कन्वेंशनली उसको करते हैं इंक्लूड। अगर गेस्टेशन के दौरान डायबिटीज़ हो जाए, दैट माइट सबसाइड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी, तो दिस इज कॉल्ड एट गेस्टेशनल डायबिटीज। बुक्स में तो यही है, ये टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है थोड़ा सा बताते जाएं आप लोग। यंग जुवेनाइल ऑनसेट, ओके, राइट। So comprises of 10% of the diabetic cases, as you said. Absolute insulin deficiency is the problem basic. It is a secondary to immune mediated destruction of the insulin secreting, basically immune mediated होती है। Exogenous insulin is essential for the cellular metabolism. आपकी is a basic need to treat this disease, and acute complications are more common, like diabetic ketoacidosis, hypoglycemia, and non-ketotic hyperosmolar coma. टाइप 2 ये चाइल्डहुड में भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो अडल्टहुड में होती है। कंप्राइजेज ऑफ 90%, वो 10%, दिस इज 90% ऑफ द डायबिटिक केसेस। सेकेंडरी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन इज देयर बट देयर इज अ
इंसुलिन रिसेप्टर्स में प्रॉब्लम होता है, सेलुलर लेवल पे होता है, देयर इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, रिलेटिव इंसुलिन इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, एंड एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस लाइक जो अभी हमने डिस्कस किए, दे आर लेस कॉमन एज कंपेयर टू द टाइप 1 डायबिटीज। गेस्टेशनल कहते हैं कि ऑनसेट ऑफ डिजीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी may or may not, it can be continued, it can persist after delivery of baby or after the termination of pregnancy. It occurs 1 to 14% of the pregnant women and reflects the insulin resistance exacerbated by the effects of the pregnancy. This is regarding the अब पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस तो हमने कर ली ऑलमोस्ट कि प्रॉब्लम लाइज विद द मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज कैटाबॉलिज्म। अब रियल इटियोलॉजी होती क्यों है भाई, पैनक्रियाटिक सेल्स क्यों डिस्ट्रक्ट होते हैं, क्यों इंसुलिन सिक्रेशंस वहाँ, so there are a lot of it's a real etiology, it's still vague, it's still not clear, and multitude of the factors may contribute like environmental, कुछ मुल्कों में ज़्यादा होती है, immunogenic, endocrine factors would be involved, inflammatory, genetic, आप देखेंगे family histories are common in diabetics, अगर father और mother को हो the children might have diabetes. So these all factors, environmental, immunogenic, endocrine, inflammatory, genetic factors are involved, or basically, and leading to all these factors leading to the environmental में और क्या आ जाते हैं आपकी infections, viral infections and other bacterial, उनका भी रोल हो सकता है, so they will lead to the destruction of the pancreatic cells, leading to insulin deficiency or insulin resistance, impaired carbohydrate, protein and fat metabolism, hyperglycemia, disruption of the micro and macrovascular vasculature throughout the body. This is how the complications to develop. Organ damage, माइक्रोवेस्कुलर और माइक्रोवेस्कुलर आपके डिस्टर्ब होंगे, देयर वुड बी अ impaired perfusion of the organs leading to the organ damage, dysfunction and ultimately the organ failure like nephropathy, retinopathy and आपके cardiovascular जो है वो complications। रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं? ओबेसिटी, एसोसिएटेड हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, द डाइट्स और स्मोकिंग, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। acute complications, diabetic ketoacidosis, hyperosmolar non-ketotic coma and hypoglycemia, right? ये अलग अलग एक उस पे हो सकता है डिस्कशन। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एज वी saw there is a impaired microvascular and microvasculature leading to the macrovascular complications and microvascular complication, and from our point of view the patient may have a stiff joint syndrome। उसमें क्या होता है? Glycosylation of the connective tissues leading to the stiffness of the joints। उसमें अगर आपके cervical और temporomandibular joint involve हो जाएंगे तो it will lead to the difficult intubations। मैक्रोवेस्कुलर में आपका हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज एंड सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज, दीज आर द मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज।
माइक्रो में नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी might include autonomic neuropathies and peripheral neuropathies. ये our point of this is important from our point of view. क्यों? कंपनसेटरी आपके मैकेनिज्म अबॉलिश हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दी फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर रीजनल एनेस्थीसिया इन spinal, again there is autonomic neuropathy and you are going to have autonomic abolishment, so there could be a drastic hemodynamic instability. और आपका जनरल एनेस्थीसिया में भी वही है, तो your all anesthetic drugs are the vasodilators, and if there is autonomic neuropathy there would be exaggerated effects. इसको हम डिस्कस करते हैं. ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में प्रेजेंट विथ हाइपरटेंशन, इसमें ये दिस इज इम्पॉर्टेंट, पेनलेस मायोकार्डियल इस्कीमिया. पेशेंट माइट नॉट हैव अ क्लू regarding the classical symptoms of the ischemia, but he might have an underlying ischemic heart disease. और जब आप उसकी ECG कराते हैं तो there could be a old myocardial infarctions and ischemias. Like suffocation, like this might happen, but classical जो symptoms होते हैं they might not be present. आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, अगर ये आपको इसमें एग्जाम में करना होता है, अगर योर पेशेंट इज अ डायबिटिक स्पेशली यू हैव टू सी द ब्लड प्रेशर इन ऑल पोजीशन, स्टैंडिंग में, सिटिंग में एंड देन लाइंग डाउन. तो दिस बाय दिस योर एग्जामिनर कैन जज के यू हैव अ कंसेप्ट रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज. लैक ऑफ हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है. इन दीज पेशेंट बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर देयर वुड बी अ लैक ऑफ दिस वेरिएबिलिटी. किसमें? हाँ. एंड रिड्यूस हार्ट रेट रेस्पॉन्स, जैसे हम एट्रोपिन देते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, इनमें जो नहीं. रेस्टिंग टेकिकार्डिया कुड बी देयर, अर्ली स्टैटी, थोड़ा सा खाएंगे तो फुल हो जाएगा. बंद क्यों नहीं हो रहा है? और न्यूरोजेनिक ब्लैडर, तो रिटेंशन ऑफ यूरिन्स, लैक ऑफ स्वेटिंग एंड इम्पोर्टेंस कुड बी देयर. तो इसमें से कुछ जैसे मायोकार्डियल इस्कीमियाज, हार्ट रेट वेरिएबिलिटीज़ और अर्ली स्टैटी, इसका क्या होगा इम्पैक्ट? एनेस्थेटिक, फुल स्टमक, मोर चांसेस ऑफ एस्पिरेशन. सो यू हैव टू प्लान फॉर द prevention of the aspiration. RSI is the prophylactic area. ठीक है. ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के जो फिर ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, एसिम्प्टोमेटिक कार्डियक इस्कीमियाज यू विल मीट इन दिस पेशेंट, pulmonary aspiration of the gastric contents and hemodynamic instability. These are impacts which are more important from our point of view. स्पेसिफिक पेरी ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स जो डायबिटिक में आपको मिल सकते हैं. सर्जरी में क्या होता है? स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है. इसमें ऑलरेडी दी कैटाबोलिज्म इज द डोमिनेंट, सो देयर इज स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑफ द सर्जरी विद कैटाबोलिक हार्मोन सीक्रेशन. कौन से होते हैं कैटाबोलिक हार्मोन? कार्टिसोल. उसकी सीक्रेशन बढ़ जाती है. देयर वुड बी ए प्रोलॉन्ग्ड, अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए प्रोटमी होती है फॉर एग्जांपल, या मेजर सर्जरी होती है, तो ही वुड हैव अ प्रोलॉन्ग्ड इंटरप्शन ऑफ द फूड इंटेक. और जनरल एनेस्थीसिया में देयर वुड बी अ मास्किंग ऑफ सिम्टम्स ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया, अल्ट्रेशन इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब. ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जो सबकुटेनियस हम देते हैं नॉर्मली इन डायबिटिक्स को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स जो होते हैं, तो सबकुटेनियस जो है एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाती है इन दीज पेशेंट्स बिकॉज ऑफ सर्जरी के दौरान. तो आप जाएंगे किस तरफ?
इन्फ्यूजन्स पे या बोलसिस पे। तो these are the impacts of the diabetes perioperatively। और अब स्ट्रेस रिस्पांस की अगर हम बात करें, देयर इज इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ द कैटाबोलिक हार्मोन्स बिकॉज ऑफ द सर्जिकल स्ट्रेस, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपरग्लाइसीमिया में डेवलप इवन इन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। तो जो डायबिटिक होंगे तो उसमें तो ये जो फिनोमिना है वुड बी, आप देखा होगा आईसीयू में सर्जरी के बाद जब आते हैं तो यू विल हैव अ हाइपरग्लाइसीमियाज इन, जो कि पहले से जो है वो डायबिटिक्स नहीं होते। तो ये सारा एग्जैजरेट होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सर्जरी, एंड हाइपरग्लाइसीमिया इज अ most frequent phenomena that we see, and increased mortality particularly in diabetes, type 1 diabetes, more post-operative complications like wound healing के प्रॉब्लम आ सकते हैं और increased wound complications। अब प्री ऑप में क्या कंसिडरेशन होगी, इंट्रा ऑप में क्या कंसिडरेशन होगी, पोस्ट ऑप में। अब ये हमने थोड़ी सी आई थिंक जो कंसेप्ट रिगार्डिंग डायबिटीज़, उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पेरी ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो हमने थोड़ा सा उसको कवर कर लिया है आई थिंक, मेरा ख्याल ये है। अब आई डोंट नो कि हाउ आई कन्वेड द मैसेज टुवर्ड्स यू पीपल, यू बेटर नो रिगार्डिंग दिस। और प्री ऑप में कोई भी एक बता दें। राइट, सही। क्या क्या मतलब प्री ऑप एवोल्यूशन में क्या करेंगे? टारगेट क्या होता है प्री ऑप? ऑप्टिमल ग्लाइसेमिक कंट्रोल। और क्या होता है? अगर पेशेंट इज हैविंग ऑलरेडी कोमॉर्बिड्स, ही वुड हैव बीन ऑप्टिमाइज्ड रिगार्डिंग दिस। तो प्री ऑप में अगर हम आएंगे तो optimal glycemic, this should be the goal in diabetic patient to prevent the further complications. Optimal glycemic control, evaluation for end organ damage, ये दो चीज़ें आपको करनी है। अगर पेशेंट आता है आपका 380 ब्लड शुगर के साथ एंड इलेक्टिव सर्जरी, वुड यू प्रोसीड? Your goal would be to optimize the glycemic control. नंबर 2, पेशेंट आता है, उसकी ईसीजी में आती हैं थ्रू आउट टी वेव इन्वर्जन्स, वुड यू गो फॉर? नो, यू विल ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन के फिर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, आपको कोई स्पेशलिटी की ओपिनियन चाहिए या खुद से आप करना चाह रहे हैं। डायबिटिक्स में भी आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के कभी कभी भेजते हैं जो अनकंट्रोल पेशेंट्स होते हैं, या खुद से आप उसको कंट्रोल करने के। इमरजेंसी में अगेन यू विल ऑप्टिमाइज द पेशेंट। अगर कोई अनकंट्रोल ब्लड शुगर के साथ आया तो या तो आप उसको बोलसिस ऑफ द इंसुलिन देते हैं या तो इन्फ्यूजन शुरू करते हैं, ताकि व्हेन यू इंड्यूस द एनेस्थीसिया योर पेशेंट वुड हैव अ ऑप्टिमल ग्लाइसेमिक कंट्रोल। तो नंबर 1 गोल इज ऑप्टिमल ग्लाइसेमिक कंट्रोल, नंबर 2 evaluation for end organ damage, and ऑप्टिमल ब्लड शुगर ठीक करेंगे। जो एंड ऑर्गन डैमेजेस हैं उसको आप एवोल्यूएट करके ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। उसके वेरियस टूल्स हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये डिटेल्स आपको पता है, फिर एनी ओपिनियन फ्रॉम एनी स्पेशलिटी एंड लाइक दैट। तो ये आपके इन नटशेल टारगेट्स हो गए। प्री ऑपरेटिव रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रीनल, स्टिफ जॉइंट सिंड्रोम, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्पिरेशन रिस्क एंड एक्यूट डायबिटिक इमरजेंसीज। डायबिटिक कीटोसिस नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। ये क्या क्या कराते हैं इन्वेस्टिगेशन रूटीन में? सीबीसी में क्या मिल सकता है? तो आपके वो एविडेंस मिल सकती है। यूरिन एनालिसिस में क्या मिल सकता है? ग्लूकोज यूरिया एंड प्रोटीन यूरिया भी मिल सकता है। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट टू सी द रीनल फंक्शन, रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग,
HbA1c, X-ray, ECG. These are the routine tests you will do. Monitoring, these are the basic जो हर केस में आपको चाहिए होते हैं. और इसमें आपको कभी कभी जो एसिडोसिस में पेशेंट आते हैं तो यू माइट हैव गैस एनालिसिस. अच्छा, ये वो आपकी वो है मशीन के साथ गैस एनालिसिस. इन्वेजिव मॉनिटरिंग जो मेजर सर्जरीज होती हैं होती है. इंट्रॉप कंसर्न्स अगेन आप बताएं क्या क्या होता है. अगेन ऑप्टिमल ग्लाइसेमिक कंट्रोल. नो, you will set your patient free to have a blood sugar of 400. Yeah. Again the optimal. इंट्रॉप जो है वो कंसर्न्स आपके इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन. इसमें आप क्या प्रिकॉशन करेंगे. सारे जो sterilization from IV line to any invasive procedure, you will have a meticulous sterilization. Hemodynamic instability, for example, you are going for GA, you are suspecting to have a hemodynamic instability. कैसे prevent करेंगे. आप फ्लूइड उसको दे सकते हैं, पहले से प्रीलोड करेंगे इन GA एज वेल एज इन स्पाइनल. और क्या करेंगे. टाइट्रेटेड एंड स्लो. देखिए ये बिल्कुल वेरी हम कर भी रहे होते हैं, छोटी चीज़ें होती हैं. इफ़ यू विल आंसर यू विल बी कंसीडर्ड एज अ स्मार्ट. इफ़ यू वुडंट आंसर यू विल नॉट कंसीडर्ड एज अ स्मार्ट. यू विल तो क्या करना क्या होता है. स्लोली एंड टाइट्रेटेड डोजेज ऑफ द एनेस्थेटिक ड्रग्स. दिस वुड लीड टू द लेस हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी. एस्पिरेशन के लिए क्या करेंगे. आप पहले तो उसको प्रोफाइलेक्सिस देंगे लाइक मेटोक्लोप्रोमाइड और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. PPI नहीं बोलते. PPI क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है क्या. PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. और क्या करेंगे. RSI करेंगे. RSI के फिर डिटेल्स आपको पता होने चाहिए. डिफिकल्ट इंट्यूबेशंस बिकॉज ऑफ स्टिफ जॉइंट सिंड्रोम. सिंपल वन वर्ड. उसके लिए सारी आप जो है वो तैयारी करेंगे. हाइपो और हाइपर ग्लाइसीमिया को अवॉइड करेंगे विद द ऑप्टिमल glycemic control. So this is the intraoperative goals are concerns. Intraoperative हम तो पहले से ही पढ़ के हैं. पेशेंट शुड बी कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम होता है डायबिटिक पेशेंट्स को. सुबह में कर लेंगे या शाम तक उसको बिठाए रखेंगे. फर्स्ट पुट ऑन अर्ली मॉर्निंग लिस्ट. क्यों. ताकि प्रोलॉन्ग जो है वो फास्टिंग ना हो, आपकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छे रहें. दैट्स वाई ही शुड पुट ऑन दी अर्ली मॉर्निंग लिस्ट. स्टरलाइजेशन टेक्निक जो अभी हमने की फ्रॉम IV लाइन टू इन्वेजिव प्रोसीजर्स. स्लो टाइट्रेशन ऑफ द एनेस्थेटिक एजेंट्स. फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग क्योंकि हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती हैं. और वेजो एक्टिव ड्रग्स लाइक वो आप प्रिपेयर करके रखेंगे. अगर कोई ड्रास्टिक ड्रॉप होता है या ड्रास्टिक हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होती है तो यू विल गो फॉर दी. कौन कौन से होते हैं वेजोप्रेसर ड्रग्स. नसीम सही पढ़ के आए. हाँ अच्छा. और इंट्राऑप मैनेजमेंट में केयरफुल पोजीशनिंग क्यों ज़रूरी होती है. ज़्यादा चांसेस बिकॉज ऑफ दी न्यूरोपैथी. पेरिफेरल न्यूरोपैथीज होती हैं. ऑल प्रिपरेशंस फॉर द डिफिकल्ट एयरवे. ये हमने पहले प्रोफाइलैक्सिस रैपिड सीक्वेंस इंजेक्शन. ये आपका इंट्राऑप मैनेजमेंट हो गया पर किसी भी प्रोसीजर के लिए है ना. अब क्या है क्या रीजनल बेहतर है. अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट इज हैविंग व्हाई
नसीब और तो ये एडवांटेजेस हैं। आपकी अटेन्यूएशन जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स टू सर्जरी है वो रीजनल में ज़्यादा होगा, मॉड्यूलेशन ऑफ द कैटाबोलिक हार्मोन्स हो जाएगी, लेस रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन यू विल हैव इफ यू आर गोइंग फॉर द रीजनल टेक्निक्स, अर्ली ओरल इंटेक हो जाएगा, तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स जो है वो बेहतर होंगे। अपने जो प्रीवियस रिजीम्स हैं पेशेंट्स की आइदर इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक उसकी तरफ स्विच ओवर हो जाएगा, राइट। रिड्यूस नाजिया वोमिटिंग अगेन एंड इजी ग्लाइसेमिक मैनेजमेंट एंड अर्ली रिकग्निशन। अगर रीजनल में होगा तो इफ पेशेंट वुड हैव अ हाइपोग्लाइसीमिया यू कैन रिकग्नाइज इट मोर ईजीली एज कम्पेयर जनरल एनेस्थीसिया में। तो जब स्वेटिंग हो और टेकीकार्डिया हो तो अब आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू मे मिस दी हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये एडवांटेजेस हैं रीजनल अगेंस्ट दी जनरल एनेस्थीसिया। गोल्स क्या होने चाहिए जो हम बार बार बात करें ग्लाइसेमिक कंट्रोल की, अब उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए? रखना चाहिए 190 हो तो सही है। कब आप जागेंगे कब? 200 डिपेंड्स ऑन योर टेम्पर एंड प्रेफरेंस, है ना। कुछ लोग तो सोते ही रहते हैं, होता है नहीं है? इमरजेंसी में तो ज़्यादा ही सोते हैं। तो गोल्स आपके होने चाहिए अवॉइडेंस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्रास हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कब बोलेंगे? लेस देन 70, लेस देन कितना नईम साहब? 70 हाइपोग्लाइसीमिया, श्योर। 50 को बोल दें, 70 तक जागना शुरू कर देना चाहिए, सही। तो अवॉइडेंस ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्रास हाइप, ये दोनों को अवॉइड करना है। मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमल ग्लाइसीमिक कंट्रोल। स्ट्रिक्ट कंट्रोल सही है या लूज कंट्रोल सही है? फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात की, आपने बोला 110 to 180, अगर 190 हो तो हम क्या इंसुलिन की तरफ रश करेंगे? तो लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी, लिटिल बिट फ्रीडम मतलब हम देते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स वो नहीं हो रहा है तो वी कैन हैव अ लूज कंट्रोल। 200 तक भी आई डोंट बॉदर इन माई प्रैक्टिस। अगर उससे ज़्यादा वो होता है तो देना है। मतलब मैं प्लस माइनस 10, 15, 20 की बात कर रहा हूँ। दिस इज इंस्टेड आप के आप उसको इंसुलिन देके और हाइपोग्लाइसेमिक कर लें, क्योंकि उसको फर्दर 5-6 घंटे मजीद जो है वो यू वुड हैव रेस्ट्रिक्टिंग ओरल इंटेक, तो देयर शुड बी अ लिटिल बिट लूज कंट्रोल। अगर इंसुलिन आप दे रहे हैं तो, अदरवाइज नॉट। Strict or loose control of glycemia is imprudent, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट या बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए, इन बिटवीन। टारगेट ब्लड शुगर बिलो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, दिस शुड बी अवर ऑप्टिमल टारगेट। क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया इज आल्सो डेट्रीमेंटल, लाइक क्या करेगी? हाइपर ऑस्मोलरिटी करेगी, डिहाइड्रेशन करेगी, एसिडीमिया करेगी, फटीग, वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म, पुअर वुंड हीलिंग, इंक्रीज मॉर्टेलिटी, वर्सन न्यूरोलॉजिकल आउटकम वुड बी विथ हाइपरग्लाइसीमिया एंड मायोकार्डियल इस्कीमिया। दीज आर दी consequences of the very uncontrolled हाइपरग्लाइसीमिया। तो उसको भी हमें देखना है, हाइपोग्लाइसीमिया को भी देखना है। इंसुलिन रिजीम्स, बोलस
और कंटिन्यूस इनफेक्ट, कौन सा बेहतर है? वाई? प्लाज्मा लेवल जो है वो विल अचीव विद दैट। बोलस रिजीम कैसे देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में? मेंटेन आईवी लाइन, चेक मॉर्निंग ब्लड शुगर लेवल, इफ ब्लड ग्लूकोज इज एट लीस्ट 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एडमिनिस्टर हाफ ऑफ द टोटल डोज ऑफ द मॉर्निंग डोज इंसुलिन। अगर 150 तक है तो यू विल गिव हाफ डोज ऑफ द मॉर्निंग डोज इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट। अगर एनपीएच ले रहा है 30 यूनिट्स रूटीनली तो एंड ब्लड शुगर इज 150, तो यू कैन गिव 15 यूनिट्स ऑफ द इंटरमीडिएट जो होती है एनपीएच, वो दे सकते हैं। बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू स्टार्ट द 5% डेक्सोज सोल्यूशन 1.5 mils per kg per hour, administer supplemental if patient is hypoglycemic, intra of hyperglycemia is treated with IV regular insulin according to sliding scale. Continuous add regular insulin to normal saline in concentration of 1 unit per ml का बनाएंगे infusion. Start infusion at 1.1 unit per kg per hour. 0.1 यूनिट, अगर 60 kg का पेशेंट है तो 0.60 यूनिट्स पर आवर से शुरू करेंगे। 6 यूनिट्स। डोज में बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय, ये एक फार्मूला है, यूनिट पर आवर वुड बी प्लाज्मा ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 150। अगर 450 है तो 3 यूनिट्स। ठीक है। जनरल टारगेट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेस देन 180, एड 20 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड टू ईच लीटर ऑफ, क्यों? एडवांटेज वोलेसिस का क्या, इन्फ्यूजन का, मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द इंसुलिन डिलीवरी देन सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ। ठीक है। प्रॉब्लम्स इंसुलिन पे थेरापी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या क्या? इसमें ये होता है कि एडसॉर्प्शन ऑफ द इंसुलिन ऑन द सरफेस ऑफ द सिरिंजेस उसके साथ अटैच हो जाती हैं, चिपक जाती हैं सिरिंजेस के साथ, आईवी फ्लूइड बैग के साथ और आईवी गिविंग सेट्स, इसके साथ कुछ इंसुलिन जो है वो चिपक जाती है। जितना हम यूनिट रखते हैं उतने यूनिट नहीं जाता, तो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। और इन्फ्यूजन बाय द सिरिंज पंप इसलिए कहते हैं इज़ अ मोर अप्रोप्रिएट। वो जो हम ना एक बैग में फॉर एग्जांपल 100 मिल लिया नॉर्मल सलाइन, उसमें हमने 100 यूनिट इंसुलिन डाल लिए और उसको, लेकिन उसमें ये होता है कि बैग के साथ चिपक जाएगी, आईवी गिविंग सेट के साथ जाएगी, तो उसमें आपका डिलीवरी ऑफ द इंसुलिन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं द इन्फ्यूजन बाय सिरिंज पंप्स विथ मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें हम 50 ml सॉल्यूशन लेते हैं, 50 ml 50 यूनिट्स उसमें फॉर एग्जांपल डाल दें, तो दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट। नॉन इंसुलिन, ये तो इंसुलिन का हो गया। नॉन इंसुलिन में कंटिन्यू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स अंटिल द डे ऑफ द सर्जरी एक्सेप्ट सल्फोनाइल यूरिया एंड मेटफॉर्मिन। कौन से होते हैं मेटफॉर्मिन ड्रग? बाइगोनाइड्स। किस नाम से जो आते हैं? रीस्टार्ट पोस्ट ऑपरेटिवली व्हेन पेशेंट रिज्यूम्स ओरल इंटेक। Patient undergoing for the major and prolonged surgeries require insulin treatment intra and even जो oral hypoglycemic होते हैं उसमें कुछ पेशेंट्स में जो मेजर और प्रोलॉन्ग सर्जरीज की तरफ जाते हैं तो उनमें हम इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इंट्रा मॉनिटरिंग ब्लड शुगर की कैसे करेंगे? आपने जैसे अभी बताया इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर इंसुलिन के साथ आप उसको वो कर रहे हैं तो 1 आवरली, अगर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है तो 2 to 3, बहुत ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है।
और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट अगेन optimal glycemic control, the close monitoring of blood glucose, insulin on sliding or infusion. This is how. So thank you very much for careful listening, and if you have any query or if you want to add something, you can. सर ये जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अगर मेजर सर्जरी भी हो रही है तो भी इंसुलिन इन्फ्यूजन Yeah, we will switch over to the regular insulin. दो आपके पास हैं choices, either sliding scales और अगर ICU में है prolonged surgery के बाद लैंड हुआ है तो you can go for the infusion as well. ये है ना कि आपने कहा 2 से 3 आवर्स मुझे नॉन इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करनी है। जब इंसुलिन पे शिफ्ट हो गए तो फिर 1 आवर ही करेंगे, जाहिर है। सर सिर्फ और सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का मेटफॉर्मिन और जो सल्फोनाइल यूरिया है यही क्यों बंद करा? वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स चलते हैं। तो टू अवॉइड द हाइपोग्लाइसीमिया वी हैव टू डिसकंटिन्यू द सल्फोनाइल यूरियाज एंड मेटफॉर्मिन। तो नया तो उसमें हम डिसकंटिन्यू करते हैं, स्पेशली जो मॉर्निंग डोज होता है उसको तो हम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि दे शुड बी डिसकंटिन्यूड एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर। इतने होता है उसका लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नईम साहब।